नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इतिहास की श्रृंखला का अगला टॉपिक जानेंगे, शक साम्राज्य। शक साम्राज्य इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इससे एक दो क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि या तो कई बार इनके शासक से संबंधित आ जाता है, कई बार इनकी संस्कृति या साम्राज्य से संबंधित आ जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आपकी तैयारी को एक मजबूती मिलती रहे। देखते हैं शक साम्राज्य के बारे में। इसमें हम क्या-क्या जानेंगे? शक साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानेंगे, इनका कहाँ से उद्भव होता है वो जानेंगे, इनका आगमन कैसे होता है, इनका साम्राज्य कितना था, इनके प्रमुख शासक कौन से थे जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिर भारतीय संस्कृति पर इनका क्या असर पड़ा, इनका पतन कैसे हुआ, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है हमारी संस्कृति के लिए। ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, जिससे कि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आसान भाषा में आपको समझाएं, जिससे कि आपको पेपर में हल करने में आसानी रहे। मेंस की दृष्टि से भी ये सही रहेगा टॉपिक, और प्री की दृष्टि से भी। शक साम्राज्य है क्या? शक साम्राज्य, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले शकों का साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, यह एक प्राचीन शक्ति है। यह कब आई? लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ था। शक वंश ने अपनी छाप मुख्य रूप से भारत, मध्य एशिया, पार्थियन साम्राज्य के क्षेत्रों में छोड़ी। इनके क्षेत्र पूछे जाते हैं अब परीक्षा में, कि ये किन किन क्षेत्रों में फैले या किन किन क्षेत्रों में इन्होंने अपना वर्चस्व बढ़ाया। ये आए कब थे? यूनानियों के बाद आए थे। ये भी प्रश्न आता है कि शक किसके बाद आए, तो यूनानियों के बाद आए। इनका उद्भव कैसे होता है? तो इनका उद्भव जो है मध्य एशिया में माना जाता है। उन्हें सिथियन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया था यूपीएससी का, प्री में आया था। सिथियन शब्द से क्या मतलब है? तो शकों को सिथियन कहा जाता है। ये घुमंतु जाति के थे जो आधुनिक कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के आसपास के इलाकों में रहते थे। मध्य एशिया में यूएझी जनजाति के आक्रमण के कारण शकों को अपने मूल स्थानों से विस्थापित होना पड़ा। इसके बाद उन्हें दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवास किया, जिससे वे भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुंच गए। भारत आगमन कैसे होता है? शकों का आगमन लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में होता है। उन्होंने पहले बैक्ट्रिया और पार्थिया के क्षेत्रों पर नियंत्रण किया और बाद में सिंधु घाटी और पश्चिमी भारत के हिस्सों में प्रवेश किया। उनका आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लेके आया था। तो भारत में आते हैं यूनानियों के बाद। इनकी जो शाखाएं थी वो 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग-अलग भागों में थी। इनकी जो शाखाएँ थी, उनकी राजधानी के बारे में कहा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों जगह अलग-अलग शाखाओं में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी शाखा मथुरा में, चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन में थी इनकी। शक एक बहुत मजबूती के साथ भारत में आए थे। अगर हम इनके शासकों की बात करें तो जो सबसे प्रभावशाली इनका शासक था वो मौयस या माउस, ये उसको कहा जाता है। कई जगह इनका नाम मो भी लिखा हुआ है। प्रथम शासक इनके जो थे वो मो थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। चरागाह की खोज में भारत आए थे। भारत कैसे आए? चरागाह की खोज में। धीरे धीरे बाहर के क्षेत्रों में इनका विस्तार था, फिर इधर की तरफ आते रहे और भारत में इन्होंने आधिपत्य कर लिया। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके बाद रुद्रदामन प्रथम शक राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ था। इनके शासक तो कई सारे हुए थे, लेकिन जो रुद्रदामन प्रथम था वो बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ था। एक आपने शब्द सुना होगा, शक संवत। तो शक संवत कैसे आया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से जो एक नया संवत शुरू हुआ, वो विक्रम संवत के नाम से शुरू हुआ।
उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। टोटल 14 विक्रमादित्य भारत में हुए हैं। सब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य नाम नहीं था, विक्रमादित्य एक उपाधि थी, ये हमें समझना रहेगा। रुद्रदामन प्रथम, इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जो शासन काल था वो 130 से 150 ईस्वी के बीच था। रुद्रदामन का शासन पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र, काठियावाड़ और मालवा के क्षेत्रों में फैला था। वह शक शासकों में अपनी शक्ति और सांस्कृतिक योगदान के लिए प्रसिद्ध है। उसमें कई बौद्ध और जैन स्थलों का निर्माण कराया था। रुद्रदामन का नाम इतिहास में जूनागढ़ अभिलेख के कारण प्रसिद्ध है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत के सबसे पुराने अभिलेखों में से एक है। जूनागढ़ अभिलेख प्री मेंस वनडे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी में पूछी जाएगी भाषा कौन सी है, किसी में पूछा जाएगा रुद्रदामन का नाम किस में मिला है, किसी में पूछा जाएगा संस्कृत का पुराना अभिलेख कौन सा है। यानी जूनागढ़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको संपूर्ण टॉपिक पर आपको विश्लेषण मिलते रहें, जैसे जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी जो भी हैं तो उनके बारे में पूरी आपको डिटेल में पता चलता रहे, नोट्स मिलते रहें। एमसीक्यू हम कराते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो एमसीक्यू हम कराते हैं। जो ऐसे प्रश्न रहते हैं हाल ही में खबरों में ये चीज़ देखी गई, ये चीज़ सुनी गई, उससे संबंधित करंट अफेयर हम कराते हैं। समसामयिक जो घटनाएं हैं वो आपको दैनिक मिलती रहती हैं। मेंस का अभ्यास हम साथ में कराते हैं, हमारी समझाने की कोशिश रहती है भाषा शैली ऐसी हो जो कि आपको यहीं पर याद हो जाए। यहाँ पर आपको परीक्षा के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, रिजल्ट की अपडेट मिलती रहेगी, सरकारी योजनाएं जो कि हमारी परीक्षाओं से संबंधित योजनाएं आती हैं उनके बारे में बात करते हैं, बजट या अन्य जो भी सरकारी गजट रहते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं शकों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव क्या रहा। शकों ने भारतीय संस्कृति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। देखिए, सबसे पहले सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो शकों ने भारतीय संस्कृति को अपनाया और स्थानीय परंपराओं के साथ घुल मिल गए। उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण दिया था। इनकी मुद्राओं की बात करें तो इन्होंने कई प्रकार के सिक्के जारी किए जो उस समय की आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाते हैं। कलात्मक योगदान में अगर हम देखें तो शक साम्राज्य के दौरान बौद्ध और जैन स्थापत्य कला का काफी विकास हुआ था। इनकी अगर हम पतन की बात करते हैं तो चौथी शताब्दी ईस्वी में शक साम्राज्य का पतन गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ होता है। इसके बाद गुप्त साम्राज्य शुरू होता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को हराकर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यह विजय भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की महान उपलब्धियों में से गिनी जाती है। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐतिहासिक काम किए, जैसे शक संवत चला था। शक साम्राज्य की स्मृति में भारत में एक शक संवत का प्रचलन हुआ। यह संवत आज भी भारत सरकार के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर सांस्कृतिक मिश्रण की अगर बात करें तो शकों ने भारत में मध्य एशियाई और यूनानी संस्कृतियों का समन्वय किया। अभिलेखी प्रमाण की बात करें तो शकों से संबंधित कई अभिलेख, सिक्के, वास्तुशिल्प मध्य एशिया में पाए जाते हैं। रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत बड़ा संस्कृत प्रेमी था और सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में एक लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया था। इसके पहले जो अभिलेख होते थे वो सब प्राकृत भाषा में थे, यानी ये संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। एक और बहुत महत्वपूर्ण इनका पॉइंट रहता है कि भारत में शक राजा जो है वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। वो क्षत्रप कहते थे अपने आप को। ये भी प्री में पूछा गया है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार शकों का साम्राज्य हमारे यहाँ आता है, चरागाह बन के धीरे धीरे क्षेत्रों में फैलता है, अपने सिक्के जारी करते हैं, अपना संवत जारी करते हैं, स्थानीय लोगों से लड़ाइयाँ होती हैं, स्थानीय राजाओं से लड़ाइयाँ होती हैं अधिकार को लेकर के, साम्राज्य को लेकर के, और इस प्रकार शक आते हैं। लेकिन उनका अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी उन्होंने पतन किया और वहीं से गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। आगे हम गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कुछ भी सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। चैनल से जुड़ जाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।